हाँ हो सकता है, बता तो रहे नहीं करेगा, उस प्रोसेस में ये ड्रॉबैक है। अगर आपने एज्यूम्ड मीन, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है, कैलकुलेशन ए जो है वो एज्यूम्ड मीन होता है और एजम्पशन बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तुम मान के चल रहे हो कि एवरेज इतना होगा, एज्यूम्ड होने का मतलब क्या है, तुम मान के चल रहे हो। अब तुम मान के चल रहे हो, वो करेक्ट मान के चले हो या नहीं, उस पर डिपेंड करेगा या नहीं। सो आंसर वेरी करेगा, इसीलिए फोन कर रहे थे आपके पास। और YouTube पर देख रहे हैं 3 तरीका दिखा, तीनों अलग अलग बताया, तीनों तरीका आ सकता है, उसमें बहुत सारे केसेस में आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे केसेस में वेरी करेगा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। लगता है ये भी सही है। 60 सोच रहे हो, मुझे नहीं लग रहा है, सोचना जरूरत, सोचने की भी जरूरत है। ऑनलाइन बच्चों का होगा ना, 40 नहीं चेक हुआ है ना, तो अभी क्यों सब हुआ ही नहीं है तो कैसे बता सकते हैं। हेल्प चाहिए बताओ, उसमें से क्या हो जाएगा, मतलब असाइनमेंट तुमको दे वो हम बनाए। कौन सा क्वेश्चन, हाँ तो वो पढ़े ही नहीं हो अभी। पढ़ रही होगी तो कहाँ से अभी समझाएगा। अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग तो सर पढ़ा है, उसका भी क्वेश्चन नहीं मैच हुआ। सर बोले कि जो क्वेश्चन हम कराए हैं उसका हम दिख रहा है। अरे भाई मेरी बात सुनो, हम सारा सॉल्व क्यों करेंगे, पहले ये बात बताइए, पहले ये बताइए जो पोर्शन हम कराए हैं उसका क्वेश्चन बन रहा है, उसका बन रहा है, क्वेश्चन बन जा रहा है असाइनमेंट का। अब क्या चाहिए तुमको, मतलब सारा सॉल्यूशन मुझसे चाहिए। मेरा क्या होगा असाइनमेंट, क्या पहले पढ़ तो लो फिर लिखना। आप बोल रहे हैं असाइनमेंट जमा करने, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ तो वो करना है, वो करना है, वो क्लास असाइनमेंट ना, वो करना है। तो अभी तक तुमने अरेंज नहीं किया, तुमने पूछा नहीं, तो फिर हम क्या बताएं, बताओ क्या होगा तुम्हारा, कैसे बता सकते हैं हम, बताओ। बैकअप क्लास मिलेगा ना, तो पढ़ तो लो पहले, कलेक्शन तो कर लो फिर पूछोगे ना। वो कर रहे तो ठीक है पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सकते हैं कि आपको जो पढ़ना है पूरा पढ़ लीजिए, जो हाँ प्रॉब्लम हो रही हो हम उससे पूछिए, बता रहे हैं, यही हो सकता है ना, और क्या हो सकता है बताओ। तुम्हारे हिसाब से कोई और सॉल्यूशन दिख रहा है तो बताओ, तो फिर वही सॉल्यूशन है, तो फिर उसमें वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क तो आपको ही करना है। अरे तो बुक नहीं, बुक को आज कहाँ से उठा के लाओगी वो, हो गया ना है पॉइंट, ये बताओ तो। पूजा कैमरा ऑन करो, अमित कैमरा ऑन है, अभी ऑन हुआ है। अमृत, मैम अमित बोल रहा हूँ। अमित एंड अमृत जो भी है, अजी अच्छा इनका ऑन। मैं लंच कर रहा हूँ मैम, थोड़ी देर बाद ऑन करता कैमरा अपना। ठीक, बताओ ये चीज बताओ तो, उसमें रिस्पॉन्स तुम्हारा अच्छा है, देन फिर आपके पास वही चीज समझो ना, पहले क्लिक्स हो गया, वही चीज है ना कि अब जब ये सिचुएशन है तो आपको, आप जो करे हो, जो बहुत डिटेल में गया है जिससे इंसान, फिर भी आप उसमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो, तो जो नहीं किया उसमें इतना ज्यादा फास्ट कैसे जा सकते हो, नहीं पॉसिबल है ना। तो आप ये तो मिक्स होता जा रहा है, तो आप ये भी सोच के थोड़ा अपने आप अपना भी लेवल इंक्रीज करो, बिकॉज आप ग्रेजुएशन के लेवल में नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल में आ गए हैं, तो ये बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको अपने लेवल पे भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। और एक चीज आपके सब्जेक्ट में ना अच्छा खासा टाइम, यस मैम आप टाइम देते हैं, टाइम देती हो 100 क्वेश्चन बने, नहीं अकाउंट्स मैनेजमेंट 100 क्वेश्चन,
वही बात है, तो हम सॉल्यूशन क्या बताए तुमको? सॉल्यूशन भी पता है, प्रॉब्लम भी पता है, देन वर्क ऑन इट, देन वर्क ऑन इट, देन वर्क ऑन इट, सिंपल। जब प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों ही पता है, देन वर्क ऑन इट। जो सेक्शन पढ़े हैं उसमें असाइनमेंट क्लास में और नोट्स की बात करो तो क्लास में सारा कुछ तो हम एक एक टर्म लिखवाते चले जा रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको? इसको मैं करना है, बुक है, एक होता है ना, एक सिकनेस होता है कि हमको बुक नहीं मिला है, तो हमको नहीं हमको नहीं है, तो ये हो रहा है। ऐसी का सॉल्व करो। क्वेश्चन है एमसीक्यू में गुस्सा आ रहा है। 7 नंबर मैम को आता है ना, इसलिए मैम को इजी लगता है, बुक्स हो ना हो क्या बोलो। नहीं आता। इसमें अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 7 बन गया था। एक क्वेश्चन नहीं बना। कौन सा नहीं बना था? 7 नहीं बना था। और मेरा बन गया था। सेट बी है। सेट बी में क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है मोड और मीडियन, मोड और मीन दिया हुआ है, मीडियन निकालना है। निकल जाएगा। चलो अगर ये निकल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, मीन ऑफ फर्स्ट, बात नहीं, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। Why n into n plus 1 by 2? n into n plus 1 by 2 जो होता है, this is sum of natural number, और सम ऑफ नेचुरल नंबर में डिवाइड करते हैं n से, तब ना एवरेज आता है बाबू। तो n से कैंसिल भी करोगे ना, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? n और हम n by 2 कर दिए। समझ गए? मैम ये याद है, उसके बाद n by 2 गलत हो गया। उसमें तो फर्स्ट लिखा हुआ था। जो भी लिखा हुआ था ये होगा ना। अभी ये याद है ना, ये n फैक्टर क्या होता है? टोटल नंबर का सम डिवाइडेड बाय n। शांति से बात करो, ठीक है? टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था? n। n से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली ये जो आएगा वो आंसर है। थर्ड का क्या है? तो कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीन वैल्यू। नेक्स्ट सेट दिया है, सबसेट कितना होगा? प्रॉपर सेट हम गलती इसका 31 आएगा। नहीं क्वेश्चन प्रॉपर से 31 होगा। प्रॉपर आंसर सबसे हाँ। 32 होगा इसका प्रॉपर। हाँ, क्योंकि प्रॉपर सबसेट है, एक तो पूरा खुद ही हो जाएगा वो सेट। तो 2 to the power 5 जो है वो क्या हो जाएगा? 32, और 32 टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। एक कम होगा, प्रॉपर सबसेट की बात करें तो एटलीस्ट उसमें से यूनिवर्सल सेट हट जाएगा। तो अल्टीमेटली 31 इज द आंसर। नेक्स्ट, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। प्रूफ भी कराए थे क्लास में, आया था ये तो सही है मैम। ठीक है? अच्छा मैम 2 का आंसर क्या होगा? 2 क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए फर्स्ट वन, n plus 1 by 2। n ही लिखा हुआ है मैम। द फर्स्ट मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। हाँ भाई, मीन का मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वाह वाह वाह, क्या बात। मैम ये मारने के बाद भी हम लोग फिर ये कर रहे हैं। हाँ मैम, उसके बावजूद गलत हो गया, कंफ्यूजन। n नेचुरल नंबर का सम सबको पता है, n into n plus 1 by 2। n से डिवाइड करना था, n plus 1 by 2 ये आ जाएगा। चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, नो वन कैन चेंज दैट। Which one is the ordered collection of object? Function, relation, preposition, set. Set. The square of deviation is minimum when taken about mean है। अब 7 नंबर क्वेश्चन था जिसमें प्रॉब्लम हो रही थी, तुमने पूछा है ना? 1 जब बनाए होगे तो 3 million, yes। जब फर्स्ट क्वेश्चन बनाया है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम बोले 48 तो कह रहा है कि हाँ k times 3 million माइनस मोड इज इक्वल टू मीन है। अब बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन जो बनाया है उसको पता है फॉर्मूला मीन मीडियन वाला। अब यहाँ से 1/2 नहीं अगर पता है तो k का सारा वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, जिससे रिलेशन सेटिस्फाई करता है, वो आंसर करेक्ट है। 1/2 होगा, ठीक है? तो ऐसे भी इसमें भी k पुट करके हो सकता है। सारा वैल्यू के पुट करके देख लो, जिसमें रिलेशन आ जा रहा है वो होगा आंसर। एग्जाम में क्या नहीं हम ये बनाए हैं। तो मैम इसके बदले में k तो पुट कर सकते हैं।
मीट जो है फॉर्मूला अरे बाबू तो के का इतना सारा ऑप्शन दिया है ना, हाँ, वो के तो का आंसर सही कोई है। भी वैल्यू पुट कर लो, जो चेक कर लो, जो फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, आगे आंसर फॉर्मूला याद होता। तो मेरिट और डिमेरिट देखने ही है लास्ट। हाँ, मीन डेविएशन एंड डिस्कस इट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बताए हैं, मीन डेविएशन बताए हैं। 50% मीन डेविएशन में 50% का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? 100% टोटल 100% है, वहां मॉडुलर साइन लेते हैं, वो प्रॉब्लम होता है। वी आर इग्नोरिंग द नेगेटिव डेविएशन, ये उसका डिमेरिट था। मेरिट ये हो सकता था कि वो बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन है या नहीं, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन है। ये चीज हम एक्सप्लेनेशन में लिखवाए हैं, नहीं लिखे हैं तो आपकी मर्जी, जो भी। तो अब इसके मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ में डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ मीन नहीं बताया मैंने। हम कुछ बोलेंगे। मीन मीडियन कैलकुलेट करना डेटा का नहीं बताया। बना दिए हैं मैम। ये सब मैं बनाया है। ठीक है, ठीक है। मीन कंबाइंड मीन वेरिएंस कंबाइंड वेरिएंस, वो लास्ट वाला 2-3 पेज वेरिएंस में नहीं आता, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, बना दिया है। चलो स्टैंडर्ड डिवीजन तुम लोग से ना हमेशा छूट जाता है, टेस्ट में भी पूछा था यही हाल था। स्टैंडर्ड से बन पूरा गया है। फॉर्मेट तैयार था, बस जैसे उसका बना के लिखना था, टाइम हाँ, तो मैम, बना दिया। डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ डिस्पर्शन, वेरियस मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, डिस्कस किया था। किस खुशी में? लिख के छोड़ दिए। स्टैंडर्ड डिवीजन भी गायब और उधर वो भी गायब। स्टैंडर्ड डिवीजन में मैं बनाया हूँ। चलो सेट थ्योरी का क्वेश्चन, यस मैम बना दिया। सेट नल सेट सबसेट सबसे सब यस ना पूरा, इंसान की तरह यस ना पूरा सब मिला के प्रॉपर में देखिए समझ में टॉपर की तरह। आएगा किसी का इसमें 60 में 60 जो बनाया मैथ्स वालों का। मैथ में किसी ए, का हाँ, don't 60 even mention. मुझे मैथ्स वालों का आप बताओगे नहीं पड़ेगा मैथ्स। बिना बनाए किसको मार्क्स आता है? किसको? तीन पेज नहीं जाएगा, क्वार्टाइल डिवीजन स्टैंडर्ड डिवीजन और डेविएशन तो एक साथ बन जाएगा। मीन स्टैंडर्ड डिवीजन ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उतना पेज क्यों जाएगा? एक क्वार्टाइल निकालना है, Q1 Q3 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, तीन ही चीज निकालना है और सबका प्रैक्टिस पूरे क्लास में सबने किया है। अब इससे अगर आप किसी से ये नहीं बन रहा है तो अब उसका स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और वो स्पेशल ट्रीटमेंट स्पेशल तरीके से करना पड़ेगा। उसको अकेले भी बुला के क्योंकि वही ऑप्शन है। अब हाँ सही है, उसका रूलिंग ट्रीटमेंट होगा। बहुत दिन से नहीं हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों से ये ट्रीटमेंट का उम्मीद तो हम नहीं करते हैं। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन ये करके मैथ्स लेकर के बताओ। चलो ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में किसी को लग रहा है डिस्कशन करने वाला पॉइंट सेट बन जाएगा। हाँ सेट भी है, सेट है किसी के पास मोबाइल में है, सेट है में भी बताइए, है किसी को दिक्कत? दो थोड़ा चेंज था, थोड़ा चेंज, ठीक है ना, तब टेंशन नहीं है। चलिए तो टॉपिक दूसरा ले लो। स्क्यूनेस कर लिया था ना लास्ट क्लास में हमने, स्क्यूनेस। चलो कुटोसिस लिखो मैम। एक बार ये 13 नंबर कार्ड पियर्सन। हाँ मैम, हाँ बता दिया था। ये 30 नंबर क्वेश्चन ए डैश इंटरसेक्शन। हाँ इंटरसेक्शन में क्या दिक्कत है? ए और बी दिया है, फाइंड ए यूनियन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी डैश निकालना नहीं पता। अब इसमें मैथ रिकॉल कर दीजिए मैम। ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि सेट में पता। बी डैश निकालना नहीं आता, पूरा यूनियन निकाल लो, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में से बी का पोर्शन हटा दो, बी डैश आ जाएगा। इतना छोटा सा तो सॉल्यूशन था इसका। चलो बोलो, ये रेंज होता था। A इज इक्वल टू क्या है? 1, 5, 9 और 4, यही था ना। B क्या है? 2, 4, 9, 8।
पानी डाल के मिल जाएगा। सीआर का काम होना चाहिए ना। हाँ। क्या बन गया? अच्छा चुप रहो हो गया। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा बताओ? प्रिया, सॉरी प्रिया नहीं है ना यहाँ पे। सुना 1 2 4 5 9 8 9 ठीक है लिख लिया। ए यूनियन बी, बी डैश क्या होगा? जो इसमें हो बी में ना हो, बी वाला पोर्शन हटा दो, यही बी डैश है। इसमें हो मैम तो यूनियन में हो, 5 होगा 5 बी यूनियन से बी को हटा दो, यूनियन से बी को क्या हटाओगे? 9 बचेगा। 15 2 4 9 8 अच्छा क्या 1 5। 1 5 बच रहा है। हाँ चलो ठीक है हो गया 1 5 बात खत्म। ये बी डैश है, यहाँ पे इजी लग रहा है। और था क्या? ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए और बी डैश में कंबाइन क्या मिलेगा? वही चीज है जो है वही आएगा। 9 और 4 इंटरसेक्शन है भाई, 15 1 5 जो लिखा है इसमें बस वही आंसर। सही है। दिस इज द आंसर, खत्म। इतना ही करना था। सही हो गया। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये निकालना है। तो पहले ए डैश बी डैश, अब ए डैश निकालोगे तो जो ए वाले में नहीं है, बी डैश जो बी में नहीं है, दोनों में कंबाइन हो तो ये हमेशा ऐसे भी नल ही आता है। बनाओगे तो बना भी लोगे। इतने में ही 6 मार्क्स मिलना था। वाह, सही 6 marks। मिल गया मेरे को। पता ही नहीं था, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था। इसलिए मैं सबको ज्यादा अच्छे भाई हम क्लास नहीं किए आप पढ़ो। मैम मेरा है ठीक है उसमें हाँ प्रोसेस मतलब पूरा प्रोसेस किया, लास्ट का आंसर नहीं लिखा तो उसमें कुछ मार्क्स मिलेगा कि मिलेगा, मार्क्स मिल जाएगा। प्रोसेस करना चाहिए। डुअल में तो सबको ऐड करके डिवाइड करना था, उसमें तो रेंट नहीं होगा। डुअल नंबर कुछ ऐड करके डिवाइड करना था नहीं? इसमें मीडियन भी तो है, क्या कैलकुलेशन करना है? मीडियन मीडियन फॉर मीडियन। तो मीडियम जो बीच का था मीडियम अरे अरेंजमेंट के बाद ना बीच का, ये इसमें आफ्टर सीक्वेंसिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। यस 12 जो भी है मीन और मीडियन डिस्क्रीट डेटा है, उसमें अगर अरेंज करेंगे तभी आएगा वो, ऐसे में आफ्टर सीक्वेंसिंग नहीं। ऐड करके उसको डिवाइड कर देगा। अरे ऐड करके डिवाइड करोगे तो मीडियन में ऐसे अरेंज करके लिखोगे तो कुछ और नंबर होगा ना। क्या नंबर है नहीं पता, अरेंजमेंट होता है फिर सीक्वेंसिंग के बाद करते हैं मिड टर्म। उसको अरेंज कर रहे थे 10 में तो बहुत दिक्कत हो रहा था, बीच में नहीं सीक्वेंसिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पहला नंबर तो अगर है 7 5 ऐसे है ना, तो 2 5 7 अरेंज करना होगा। देन अरेंजिंग करने के बाद तो मीडियन के लिए, मीन के लिए, मीन वाला क्वेश्चन ठीक है, मीडियन के लिए नहीं करना सिंपल। चलो हो गया। हमको लगा ना ऐसे बनाना। और कुछ पूछना है? और कुछ मैम कुछ नहीं, अब बस असाइनमेंट। चलो असाइनमेंट बना लेना। हाँ सबमिट करने में मंडे को दो। होता है हाँ मंडे को। एक्साइड माइनस चलो लिखो कोटोसिस। हो गया डिस्कशन। चलिए कोटोसिस लिखिए तो जरा। स्क्यूनेस करवा चुके हैं, फॉर्मूला सारा हो चुका है, उतना ही कैलकुलेशन ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। स्क्यूनेस कोटोसिस एक साथ आता है, स्क्यूनेस कोटोसिस का एक साथ करेंगे। लिखो कोटोसिस। कोटोसिस KURTOSIS कोटोसिस KURTOSIS। हाँ अच्छी बात है, शुक्र है पता चल गया तुमको यूनिक नेम वरना हाँ। कोटोसिस तो बहुत सिंपल टर्म है, उससे बड़ा उससे ज्यादा लार्जर तो स्टैटिस्टिक्स का नाम है।
कुर्टोसिस कुर्टोसिस हाँ नहीं है 11-12 में कुर्टोसिस और स्क्यूनेस नहीं है टेल मीडियन मोड है ग्रेजुएशन में है ग्रेजुएशन में क्या किए हैं कौन सा कॉमर्स में कुर्टोस हाँ है कॉमर्स में बैचलर डिग्री में है इंटरमीडिएट में ये तो थर्ड ईयर में तो कोरोना ही आ गया कौन सा सब्जेक्ट मैथ्स से मैथ्स में कुर्टोसिस नहीं पढ़ना नहीं ना मैम हम लोग में नहीं पढ़ना नहीं नहीं पढ़ना कॉमर्स में था स्टैटिस्टिक्स में है साइकोलॉजी वो सब में मिल जाएगा अप्लाइड फील्ड में मिलेगा प्योर मैथमेटिक्स में नहीं मिलेगा प्योर में बस कैलकुलस मिलता है मैम। कैलकुलस और भी रियल एनालिसिस देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स छोड़ो हटाओ जो भी है फिलहाल लिखिए कुर्टोसिस कुर्टोसिस जो है वो क्या है नहीं पता है तो पहले देख लेते हैं क्या है अच्छी बात चलो देखो हो गया बस बाहर ठीक है एकदम चुप। देखो यहाँ पे मैंने एक टर्म बताया था आप लोगों को स्क्यूनेस जो कि था लैक ऑफ सिमेट्री ये बोल रहे थे जिसमें हम लोग ग्राफ बना रहे थे और ग्राफ जो है वो या तो टू द राइट या फिर टू द लेफ्ट अलाइंड हो जाता था तो अगर अलाइंड है तो स्क्यूड है और अगर अलाइंड नहीं है तो स्क्यूड नहीं होगा दैट मींस दैट इज सिमेट्रिकल ग्राफ सिमेट्रिकल मतलब ये समझ लो जिसको अगर हम कट करें और जिस पॉइंट से कट करें तो उसका राइट पार्ट और उसका लेफ्ट पार्ट बिल्कुल एक जैसा हो अगर ऐसा है तो सिमेट्रिकल है और अगर ऐसा नहीं है तो वो सिमेट्रिकल नहीं है दैट मींस एसिमेट्रिकल या फिर लैक ऑफ सिमेट्री बोला जा सकता है एसिमेट्रिकल बोल सकते हो वर्ड एसिमेट्रिकल आता है सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल और लैक ऑफ सिमेट्री यू कैन से सो अगर लैक ऑफ सिमेट्री है तो स्क्यूनेस है और स्क्यूनेस है तो समझ लो ये कि किसी तरफ ज्यादा झुकाव है पॉजिटिव पार्ट या फिर नेगेटिव पार्ट मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हो सकता है जैसे मान लीजिए मैंने इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल भी दिया था कैरियर ग्रोथ बहुत स्लो मोशन जा रहा है और फिर बहुत ज्यादा हाइक हो जाए तो क्या हो जाएगा शुरुआत से जा रहे हैं नेगेटिव नेगेटिव अल्टीमेटली बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाए तो क्या हो सकता है पॉजिटिव स्क्यूड हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा शुरू में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट था बाद में बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो जाए बहुत ज्यादा गिर जाए मतलब कैरियर का ग्राफ गिर जाए बिजनेस प्रॉफिट गिर जाए जैसे कोविड में बहुत सारे केसेस में बहुत कुछ बंद ही हो गया तो क्या हो गया नेगेटिवली स्क्यूड सो इस तरह से जो टर्म्स आते हैं वो है स्क्यूनेस वाला अब ये जो स्क्यूनेस और कुर्टोसिस जो टर्म है दोनों को ही ग्राफिकली बताया जाता है अभी तक जो पढ़ रहे थे जो कि मीडियन मोड था स्टैंडर्ड डेविएशन था क्वार्टाइल डेविएशन था और जो भी टर्म्स थे वो इन टर्म्स ऑफ डेटा बताया जाता है ठीक है वैल्यूज कैलकुलेट करते हो कैलकुलेशन करते हो और कैलकुलेशन के बेसिस पे जो रिजल्ट्स आता है उसके बेसिस पे उसका एनालिसिस और डिस्क्रिप्शन जो भी दिया जाता है वो दिया जाता है बट जो दो टर्म अभी पढ़ रहे हैं दैट इज स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस उसको ग्राफिकली बताया जाता है मतलब आप ये ग्राफिकली शो करेंगे उस ग्राफिकली शो को आप मैथमेटिकल मेजर्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे मीन को ग्राफिकली रोकेट नहीं किया जाता लेकिन मैथमेटिकल वैल्यू आता है तो अब इसी चीज को ग्राफिकली जब भी स्क्यूनेस और कुर्टोसिस का बात होगा तो पहले ये सोच लो इमेज होगा कुछ ना कुछ इमेज दिमाग में आ जाए वो इमेज कैसा है उसके बाद आगे का बात करते हैं तो अब तक जो था स्क्यूनेस वाला ग्राफ अब उसी तरह का ग्राफ लो पूरा डेटा इस तरह से दिया हुआ है ये ग्राफ एक होता है जो हमने सिमेट्री पढ़ा था उसमें ऐसा ही कुछ ग्राफ था मिड पॉइंट ऐसा कुछ है अब आधा इधर टू द राइट टू द लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट वही है इस तरह से जाएगा ठीक है इसी ग्राफ को अगर इस तरह से पीक बना दिया जाए ऐसे आ जाए इसी ग्राफ को अगर फ्लैट बना दिया जाए ऐसे आ जाए ठीक है माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी ये ले लो ऐसा अगर टर्म आता है तो इस तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जिसमें कुछ बहुत पीक्ड मिल जाए इस तरह का ग्राफ मिल जाए फ्लैट मिल जाए या फिर इस तरह का नॉर्मल मिल जाए तो हम लोग इसको कुर्टोसिस के बेसिस पे डिफाइन करते हैं ये क्या बता रहा है कितना फ्लैट और कितना पीक्ड है ग्राफ ये बता रहा है मतलब ये देखो पीक्ड होने का मतलब क्या है इस सेक्शन में अगर इसको हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाए इनटू ग्राफ
तो देखो इस सेक्शन में क्या है, बहुत ज्यादा पीक पॉइंट पे था, प्रॉफिट, कंपनी रेवेन्यू, या फिर जो भी आप इसको लेना चाहे, स्टडी आवर, सपोज दिन भर का, हाँ, कोविड केसेस, सो इस पॉइंट पे ज्यादा पीक पे था। तो इस तरह का ये जो है ये पीक पॉइंट शो कर रहा है, बाकी में सिर्फ नॉर्मल जैसे था, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जा रहा है, फास्ट डिक्रीज, इधर भी फास्ट डिक्रीज, तो ऐसा केसेस होगा। तो अगर बहुत ज्यादा पीक पॉइंट हो, कोई पीक पॉइंट मिल जाए और बाकी सिंपल ऐसा दिखे, तो इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं लेप्टोकोटिक। लेप्टोकोटिक मतलब कुटोसिस, वही कुटोसिस वाला ग्राफ आया, कोटिक वर्ड उसी से आया है। लेप्टो मींस जिसमें ज्यादा पीक पॉइंट हो, सो दिस वन। दूसरा जो नॉर्मल वाला टर्म है जो कि सिमेट्रिकल ग्राफ का शो करता है, ये जो आ जाता है वो है मेसोकोटिक या नॉर्मल ग्राफ। नॉर्मल ग्राफ, नॉर्मल टर्म बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसका यूज जितना भी मार्केटिंग एनालिसिस होता है सब में ही होता है। जैसे आपका कोरोना का केस अगर बहुत ज्यादा डीप कहीं सुने होंगे, यूट्यूब वगैरह पे देखे होंगे, तो आपको दिखाता होगा कि 14 दिन में बढ़ता है कोरोना का ये, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता है। सो एक सिमेट्रिकल ग्राफ बनता है एंड दैट ग्राफ इज नॉर्मल, दैट फॉलोज नॉर्मल ग्राफ। वो जो नॉर्मल ग्राफ है वो जनरली हम लोग नॉर्मल ग्राफ ले लेते हैं, बट बहुत सारे केसेस में नॉर्मल ग्राफ ही हमारा हेल्प करता है, जिसके रेफरेंस में मैक्सिमम स्टडी किया जाता है। लेप्टोकोटिक अब फ्लैट है, मतलब क्या है, नहीं बहुत ज्यादा ग्रोथ और पहले से ज्यादा चेंजमेंट भी देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक में बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है फ्लैट कर्व है। तो क्या हो रहा है, यहाँ से सीधे जा रहा है, धीरे धीरे थोड़ा ग्रोथ हो रहा है, फिर थोड़ा वही रेंज फॉलो करते हुए चला जा रहा है। अब इससे इसको कंपेयर करो, क्या है, एक लेप्टोकोटिक पीक पोजीशन पे जा रहा है, एक फ्लैट है बहुत कम ग्रोथ शो कर रहा है और एक ही ग्रोथ लेवल को फॉलो करता हुआ जा रहा है। तो अगर ऐसा डेटा हो, जैसे ग्राफ में मान लो 2020, 21, 22 कंपनी ज्यादा ग्रोथ नहीं शो कर रही है, कुछ ऐसा ही जा रहा है सपोज, तो इस तरह के ग्राफ को क्या बोलिएगा, प्लेटोकोटिक ग्राफ। अब पता चला इसमें बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा क्या हो जाएगा, लेप्टोकोटिक ग्राफ होगा, बताओ, ये लेप्टोकोटिक हो जाएगा, कम ग्रोथ है, फ्लैट रहेगा, ऐसा नॉर्मल है, इंक्रीमेंट नहीं ज्यादा है नहीं डिक्रीमेंट है, इंक्रीज कर रहा है एक लेवल तक फिर वापस से डिक्रीज हो जाए, तो नॉर्मल ग्राफ है। तो इस तरह से जो आएगा रिजल्ट वो है, नॉर्मल को मेसोकोटिक बोलते हैं, मेसो, MESO, ठीक है। सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहां बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट, नॉर्मल लेवल, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन जो कि हम क्या बताए थे सबसे शुरू में, याद है, हिस्टोग्राम का रिप्रेजेंटेशन जो बताए थे, जो ग्राफिकली शो करने का डेटा का तरीका है, ये वो बताएगा कि ग्राफ कैसा है। अब इसके बेसिस पे आपको बताया जाता है कि ग्राफ बहुत ज्यादा पीक पोजीशन पे गया है, ऐसा पीक पोजीशन का केस आता है, लाइफ में भी देखोगी, कोविड, प्रॉफिट, लॉस, हर जगह मिल जाएगा। सो नॉर्मल का सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है। पीक वाला केस है, अगर प्रॉफिट पीक में जा रहा है तब तो चलो अच्छी बात है, खुश हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद डाउनफॉल हो रहा है, इस तरह से जा रहे हैं, फिर भी दिक्कत है। नहीं तो आप ये सोचिए कि आपको पीक पोजीशन, अगर कोविड का केस पीक पोजीशन पे है, सरदर्द है, तो अब इसमें ये होता है कि इसमें सबसे ज्यादा कम प्रॉब्लम तब होती है जब ग्राफ नॉर्मल है। जब ग्राफ नॉर्मल है तब सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इससे हम बस इंटरप्रेट करते हैं, हम ग्राफिकली सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे डेटा को, 10 साल का ग्रोथ, 10 साल का प्रॉफिट, 10 साल का रेट ग्रोथ, जो भी आप उससे कंपेयर करना चाहे, डेली वेज भी कर सकते हैं पूरे मंथ का, अब उसका ग्राफ बना दो, ठीक है। तो ग्राफ किस तरह फॉलो कर रहा है ये चीज बताने के लिए कुटोसिस कर लिया जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो मेसोकोटिक, लेप्टोकोटिक एंड प्लेटोकोटिक, ये 3 ग्राफ होते हैं जिसके बेसिस पे कुटोसिस को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, स्क्यूनेस और कुटोसिस, इसलिए दोनों को साथ में पढ़ते हैं। बाकी सारा टर्म, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने एक बार पढ़ा, मेजर ऑफ डेविएशन एक बार सारा पढ़ लिए,
और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है चेक करने का, दैट इज स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। तो पहला स्क्यूनेस क्या था, लैक ऑफ सिमेट्री, एंड ये जो है वो शेप ऑफ ग्राफ बताएगा, आइदर वो पीक्ड है, फ्लैट है, या फिर जो भी नॉर्मल कर्व है वो। ठीक है, उसका रेंज होगा मैम, इसमें रेंज से एक्स्ट्रा होगा तो वो भी हो जाएगा। ऐसा मैथमेटिकली आ जाएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आ जाएगा। जैसे बीटा 1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे स्क्यूनेस को, याद है? तो बीटा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं कुर्टोसिस को, बीटा 2, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू 4 बाई म्यू 2 स्क्वायर। और अगर ये 3 है, इसका वैल्यू सपोज 3 आ जाता है तो नॉर्मल है, अगर इससे ज्यादा आता है ग्रेटर देन 3 लेप्टोकोटिक, ठीक है, और लेस देन 3 आता है प्लेटोकोटिक। ठीक है, करो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए इस चीज को, नोट भी करना है। यस मैम। चलो लिखो फिर तो। क्या हुआ, बोलो, कंफ्यूजन है तो बोलो। बोले क्या, वो नहीं पता। मैम तुम बोलिए क्या लिखना है। पहले ग्राफ ऊपर स्पेस थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बना लो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, अजीब सा प्रिंट है इसमें। हाँ, तीनों एक ही कैसे दिख रहा है तुमको? एक ही में बनाया ना। हाँ हाँ, तीनों का एक ही में बनाओगे, तभी तो कंपैरिजन पता चलेगा ना। हाँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। तब तो तुम्हारा हो। Electrocotic LEPTO KURTIC Cotic KURTIC। Mesocotic KURTIC। और हाँ, वन मोर थिंग दैट शुड बी नोटेड, ये ग्राफ कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा, कभी भी। मैंने तो नहीं कराया था ग्राफ में, है किया हुआ, एक भी ग्राफ पे टच नहीं किया हुआ है। मैम एक दूसरे से टच कर सकते हैं, वो कर सकता है, किसी पॉइंट पे कर सकता है, वो पॉइंट कर सकता है, किसी पॉइंट पे वो कर सकता है, बट वो नहीं कर सकता। उसको बोलते हैं एसिम्प्टोट, खैर वो वर्ड अभी छोड़ दो। PLY प्लेटो, प्लेटो PLYTOKURTIC प्लेटोकोटिक, लेप्टोकोटिक LEPTOKURTIC एंड मेसोकोटिक सबसे ऊपर वाले को लेप्टो लेप्टो। बीच वाला फर्स्ट इज लेप्टो, leptocotic KURTIC leptocotic। सेकेंड इज मेसो, मेसोकोटिक सेम वर्ड आ जाएगा, या फिर इसको नॉर्मल भी लिख लो, नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व। एंड द लास्ट इज प्लेटो PLYTOKURTIC प्लेटोकोटिक। कर्व भी लिख लीजिएगा सब में। चलो लिखो, kurtosis measures the convexity of curve. Kurtosis measures the convexity of curve. The convexity, convex कितना है? Convexity of the curve. It enables us
to have an idea about the flatness or peakedness, peakedness में लिखोगे ना peaked, any dollars, peakedness of the curve. It is measured by the coefficient beta 2. It is measured by the coefficient beta 2, जो कि हम लिखे हैं beta 2 is equal to mu4 by mu2 square. यहाँ लिख देते हैं beta 2 mu4 by mu2 square. ठीक है, ये या फिर एक और टर्म आता है गामा 2, दैट इज बीटा 2 माइनस 3. बीटा 2 सफिशिएंट है मेजर करने के लिए, गामा इसी के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, देख रहे हो, बीटा 2 माइनस 3. बीटा 2 का इक्वल टू क्या? म्यू 4 बाई म्यू 2 स्क्वायर. बताते हैं, उस पे जा रहे हैं बाद में, पहले ही लिख लो. लिख लिया, गामा लिख लिया, B2 माइनस 3. B2 नहीं पढ़ेंगे उसको, बीटा 2 पढ़ो. बीटा 2 माइनस 3. अब ये बीटा 2 तो डिफाइन कर लेंगे, बीटा 2 से मिल जाएगा तो गामा 2 भी अगर इनकेस निकालना है तो निकाल लेंगे, जो भी रिजल्ट आया माइनस 3 कर दो, खत्म. मतलब अल्टीमेटली अनदर मेजर है, अनदर मेजर, कुछ भी नोटेशन डाल सकते हैं, दोनों में से किसी एक से मेजर कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए बीटा 2 क्या था, म्यू 4, जो हम आई थिंक एक क्लास में बताए थे लास्ट, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 कैलकुलेट करना बताए थे ना? नहीं भूल गए तो अब उसका कोई ऑप्शन नहीं है, याद करो, था ना, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4. सो बीटा 4 को वहां से निकालोगे, बीटा 2 वहां से निकालोगे, वैल्यूज यहाँ रखिएगा, बीटा 2 मिल जाएगा. ठीक है, ये बीटा 2 का वैल्यू अगर 3 आ जाता है, सपोज बीटा 2 का वैल्यू अगर 3 आ जाता है, तो जो कर्व होगा वो मेसोकोटिक कर्व होगा. यहाँ पे लिख लो, नीचे लिखो, if beta 2 is equal to 3, लिख लो, तुमको पता है ना तुम लोग क्या क्या भूलोगे, नाम एड्रेस सब भूल जाओगे, कोर्स बैच यही भूलोगे. वही तो हम बोले, नाम एड्रेस के सिवा सब भूल जाओगे, कोर्स बैच याद रहेगा, बाकी सब. चलो लिखो, बीटा 2, if beta 2 is equal to 3, then the curve is mesocotic. अल्फा 2 गामा 2 लिख लो. If the beta 2 is 3, then the curve is mesocotic. Next, if beta 2 is greater than 3, if beta 2 is greater than 3, then the curve is leptocotic. ज्यादा है, that means कर्व से, नॉर्मल कर्व से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, so that is leptocotic. If beta 2 is greater than 3, then the curve is leptocotic. Next में लिखो, if the beta 2 is less than 3, the curve is platocotic. ठीक है, so on the basis of beta 1 स्क्यूनेस मेजर करता है. स्क्यूनेस का फॉर्मूला याद है किसी को? बीटा 1 का फॉर्मूला एग्जाम में नहीं आया था, इसलिए नहीं पढ़े, रिवीजन नहीं किए. एक ही क्लास तो करवाएंगे, एक ही क्लास का है. म्यू 3 स्क्वायर बाई म्यू 2 क्यूब. ठीक है,
सो μ3 स्क्वायर μ2 क्यूब वो खत्म हो गया, बीटा 2 μ4 बाई μ2 स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखना। सो अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपका फर्स्ट सेक्शन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यू कैन चेक इट, खत्म हो चुका है। This way, central tendency, measure of dispersion, measure of central tendency, measure of dispersion, kurtosis and skewness, इतना है, खत्म हो चुका है, चेक कर लो। जितना पढ़ के आने पढ़ो, खत्म ही हो जाता है। हाँ तो ऑब्वियसली वो बचा रहेगा तभी पढ़ रहे हो। मैम ये सब नहीं बताती है, बेस्ड अपॉन मोमेंट लिखा है, बेस्ड अपॉन एक मिनट, स्क्यूनेस का बता चुके हैं, सारा नहीं बताना, सारा नहीं पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है। कार्ल पियर्सन का बताए थे ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अच्छा वो बता देते, लिख लो तो ये भी लिख लो। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, वैसे इसमें था नहीं आपके में, लेकिन डाल लो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये तो इमेज हो तब ना मेरे सामने लिखे हैं, पानी डाल के हो जाएगा मैम। करो तो करो इसको तो। देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स है, एक दो वर्ड होता है, एक आता है CD कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर कहा जाए तो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इन दोनों टर्म का नहीं है, बट कंपैरेटिव सिचुएशन में, क्योंकि अगर मैक्सिमम आप ये चीज देखे होंगे तो कंपैरिजन के लिए ये सारा जो भी आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड टर्म्स है, और ये अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ सोसाइटी और जो भी हमारा नेचर ऑफ प्रॉब्लम होता है उसी के अकॉर्डिंग इसका कहीं ना कहीं जनरेट किया गया है धीरे धीरे टर्म्स। तो उसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टर्म आता है जिसको डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सिग्मा तुमको पता है वही स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार आपको पता है मीन, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इन शॉर्ट कहीं ना कहीं समझ लो परसेंटेज में कन्वर्ट किया गया है, 100 में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट मींस इन शॉर्ट ये कहा जाए कन्वर्जन है। अब होता क्या है, एक सेट ऑफ डेटा को इमेजिन करो, तुम्हारे क्लास का एवरेज मार्क्स या फिर कुछ भी नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ सब कुछ अलग होगा, हर क्लास का अलग होगा। एक दूसरा सेट ऑफ डेटा है, या फिर एक कंपनी ये कंपनी बी मान लीजिए ये है, अब इस कंपनी का ग्रोथ एवरेज ग्रोथ, अब जितना पूंजी लगाएगा इन्वेस्टमेंट जो होगा उसी के अकॉर्डिंग इसका ग्रोथ प्रॉफिट जो भी होगा वो होगा, और इसका कंपनी भी यदि सपोज ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो लेवल ऑफ कंपनीज दोनों क्या है, डिफरेंट है, होगा या नहीं, दोनों का लेवल ऑफ कंपनीज जो दोनों लेवल डिफरेंट है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे ज्यादा प्रॉफिट है, कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कम प्रॉफिट है। अब दोनों का इन्वेस्टमेंट इक्वल हो ये केसेस पॉसिबल नहीं है, बहुत ही कम ऐसा केसेस होगा जहां दोनों ने इक्वली इन्वेस्टमेंट किया है, प्रॉफिट कंपैरिजन कर रहे हैं, मुश्किल है। तो अब क्या होता है, इसका एवरेज, इसका मीन निकाल लीजिए, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन इसका निकाल लो और इसका अलग निकाल लो, 100 से मल्टीप्लाई करके दोनों को। अब कंपैरिजन कैसे करोगे, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट अलग था, इसका इन्वेस्टमेंट अलग है, इसका प्रॉफिट अलग है, इसका प्रॉफिट अलग है, इसका हो सकता है 1000 में हो, इसका लाख में हो, इसका लाख में हो, इसका करोड़ में हो सकता है। तो आप कंपैरिजन करने के सिचुएशन में नहीं होते। इन दैट केस इस टर्म का कहीं ना कहीं इजाद हुआ है, इसलिए हुआ है कि आप कंपैरिजन कर सके दो से। अब इसका सिग्मा अलग होगा, इसका मीन अलग होगा, सिग्मा मीन इसका अलग होगा, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लो, दोनों को अलग अलग 100 से मल्टीप्लाई कर लो, देन आपस में कंपेयर कर लो, वही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द रेशियो सिग्मा बाय एक्स बार डिवाइडेड बाय सॉरी इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100, यही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। इस टर्म को बस लिख लीजिए, वैसे वो बताया हुआ है पीडीएफ में है शेयर, है ना, तो वो चीज बस लिख लेना है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इतना कर लो। फिर नेक्स्ट यूनिट है प्रोबेबिलिटी। सो आई थिंक अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो प्रोबेबिलिटी और ज्यादा मुश्किल लगने वाला है, तो प्रिपेयर्ड हो जाइए।
आप डाउट क्लास इसके लिए रख लो, क्वेश्चन बना के आएंगे। क्वेश्चन के लिए मैम यस मैम। जो क्वेश्चन पढ़े हुए हो ना उसका म्यू4 निकालना है, उसी का म्यू1 म्यू3 निकालना है, प्रैक्टिस करिए। एग्जाम आपका आने वाला है, असाइनमेंट आ चुका है, सो टू फास्ट। आएगा मैम एग्जाम। तो मैम हम लोग कह रहे थे कि मंडे का असाइनमेंट भी सबमिट करना है, तो उसके साथ और भी कुछ क्वेश्चंस बना लेंगे, जो नहीं बनेगा बस उसे डिस्कस कर लेंगे मंडे। ठीक है कल, बट टाइम बहुत कम है। मैं आप लोगों के हिसाब से बता रही हूँ, मैं आप लोगों के हिसाब से बता रही हूँ। मुझे आप इसमें 10 बार भी बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइम, अगर आप थोड़ा भी टाइम फैक्टर देखते हैं, असाइनमेंट आपका ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। और आपको क्या करना है, एग्जाम भी देना है। तो अगर असाइनमेंट का टाइम जनवरी है तो एग्जाम मान के चलो फरवरी, मार्च फर्स्ट वीक, फरवरी लास्ट ऐसा होगा। सो प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप थोड़ा फास्ट करिए, इसमें प्रैक्टिस करना है, ये आपको काम है, ठीक है। मैम कोई करा था कि जुलाई देखो हाँ कोई करा जुलाई में एग्जाम होगा। सेमेस्टर सिस्टम है, जुलाई में कुछ है। मैम कल ही शिल्पा मैम बोल रही थी कि तो जून कल में तो होगा कल एग्जाम। अब एक बार आप देख लेना क्या है, मुझे जो अरे लाइकवाइज जो मैच लेके बाबू, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कैलकुलेशन में कोई हेल्प नहीं कर सकता, हम कितना भी कुछ कर सके। हाँ क्वेश्चंस का सेट दिया हुआ है, इतने सारे डेटा जो है वो तो तुम बना लो पहले, कुछ दिन तक करो, आ जाएगा। करो तो उसको पहले। घर पे और जाके इस- बात तो पहले पहले इंटरनल एग्जाम नहीं आया। एग्जाम से 5 दिन पहले। 5 नहीं, इतना जल्दी क्या जरूरी है? ठीक है, देखना क्या करना है, चलो ओके आएगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे आप प्रोबेबिलिटी का। हाँ असाइनमेंट फुलफिल कर देना मेरे को, संडे मंडे को चाहिए या, एंड उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, नो मैम। शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर जितने भी क्वेश्चंस है, यस। मंडे को हाँ मंडे को फिजिकल। अगर बीमार पड़ने वाले हो तो आगे मैम कोई गूगल क्लासरूम बनाने की बात ऑनलाइन सबमिट ऑफलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन सबमिट नहीं करना। दूसरा हम्म मैम ऑनलाइन सबमिट नहीं कर सकते ना, नो कोई ऐसा पोर्टल? अरे क्या